रणवीर पुलिस स्टेशन के अंदर आ रहा था, तभी आरुषि बाहर जा रही थी और उसे टकराते टकराते बची। तब उसकी ध्यान से सोचने पर यह याद आई कि शायद यहाँ से ही होते हुए एक लड़की गई थी। शायद वह तो नहीं है ना। वह उसके पीछे फ़ौरन से दौड़ पड़ा और रनावत को कह गया कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, जब तक से तुम उसका एड्रेस, सारा जन्म कुंडली मुझे निकाल कर तैयार रखना, और मैं तुझे तो बाद में देखता हूँ। इतना बोल कर के वह तेज़ी से आरुषि की ओर भागा। साथ में इंस्पेक्टर रनावत भी था। आरुषि अपनी स्कूटी के पास पहुंचकर उस पर बैठने लगी। उनसे करीब 20 कदम की दूरी पर थी। तभी रणवीर की नज़र आरुषि पर पड़ी। आरुषि की धूप में चमकती आंखें देखकर उसका मुंह खुल गया। उसके कदम जम गए और बोला, यह वही है, मुझे यह लड़की चाहिए। रणवीर तेज़ी से आरुषि की तरफ भागा, पर आरुषि इन सब से अनजान अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी। रणवीर तेज़ी से उसकी तरफ भागा, पर इससे पहले कि रणवीर वहां पर पहुंचता, आरुषि बिजली की तेज़ी से स्कूटी भगा ले गई और रणवीर तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और तेज़ी से उसमें बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। तेज़ ड्राइविंग करने लगा था वह। इस वक्त जैसे लग रहा था कि उसमें कितनी एनर्जी आ गई है। थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि बीच चौराहा आ गया। आरुषि किस तरफ गई है उसे पता ही नहीं चला। वह ज़ोर से अपने हैंडल पर हाथ मारकर चिल्लाया, नॉट डन मिस्ट्री गर्ल, इट नॉट डन। जितना मुझे तरसाओगी उतना ही दर्द तुमको सहना पड़ेगा। मेरे अंदर की आग को उतना ही भड़काना जितना कि तुम सह पाओगी, क्योंकि मेरे पास तो तुम्हें आना ही है, आज नहीं तो कल। यह बोलते हुए रणवीर के हाथ की नसें तन गई थी और दांत पीसते हुए वह बस गुस्सा किए जा रहा था। गुस्से में उसकी आंखें पूरी तरह से सुर्ख लाल हो चुकी थी। वह रणवीर ओबेरॉय, इसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी होती थी। आज शहर की सबसे हसीन लड़कियां जो रणवीर की सिर्फ एक झलक को तरसती थी, पर रणवीर उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। और आज एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा रणवीर ने देखा भी नहीं था, उसको पा लेने का जुनून उसके अंदर सवार था रणवीर पर। व्हाइट पार्क, यह वह जगह थी जहां अक्सर रूहान और आरुषि मिला करते थे। यह एक छोटा सा पार्क एरिया था जहां इक्का दुक्का लोग ही आते थे। अक्सर यह खाली पड़ा रहता था। रूहान बेचैनी से आरुषि का इधर उधर टहल करके उसके आने का इंतजार कर रहा था। आरुषि दूर से देखती है कि हर तरफ गार्डन था। थोड़ी दूर पर ही कैसा था, वहीं पर एक छोटी सी नदी बह रही थी। वहाँ नदी के किनारे एक बेंच रखी हुई थी। तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। रूहान ब्लैक जीन्स, वाइट टी शर्ट और ब्लैक ब्लेजर पहने हुए था। वह बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा था और आरुषि का वह भी इंतज़ार कर रहा था कि आरुषि अब आएगी तो अब आएगी। आरुषि ने अपना फेस कवर की थी। वह खोल करके रूहान को आवाज़ लगाई। आरुषि को देखते ही एक जिंदा स्माइल रूहान के चेहरे पर आ गई। आरुषि को देख करके रूहान ने अपनी बाहें फैला दी। आरुषि भागकर रूहान के सीने से जा लगी। रूहान ने कसकर आरुषि को अपनी बाहों में जकड़ लिया था, फिर उसके पूरे चेहरे को अपने होठों से किस करने लगा। जैसे उसके अंदर के सारी बेचैनी उसे पल सिमट आई थी। आरुषि ने रूहान का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर के कही, रिलैक्स रूहान, मैं ठीक हूँ, यही हूँ, तुम्हारे पास हूँ, शांत हो जाओ। अब रूहान गहरी सांस लिया तो थोड़ी शिकायत वाली अंदाज में बोला, पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें लेकर के कितना परेशान हो जाता हूँ। तुम कहाँ थी बताओ, मैं कितना परेशान था। मैं तुमसे मिलना चाहता था। कल रात के बाद मैं तुम्हें देखना चाहता था, बात करना चाहता था, और तुम हो कि एक मैसेज नहीं कर सकती। आरुषि ने रूहान का दोनों हाथ पकड़ करके उसे बेंच पर बैठाती है। फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर के कही, मुझे यह बताओ, इतने परेशान क्यों हो, क्या हुआ है मेरे हीरो को। रूहान ने आरुषि का हाथ अपने हाथ में लेकर के उसके हाथ को किस करते हुए कहा, पता नहीं यार, कल रात को तुम्हें लेकर बहुत डरावने ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो।
मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने तुम्हें कॉल की, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लगा और तुम्हारे घर तो मैं अभी आ नहीं सकता जब तक हम अपने रिश्ते की सच्चाई किसी को बता न दें। रूहान की बात सुनकर के आरुषि के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। वह उसके बराबर में आकर के बैठकर बोली, रूहान, तुम यह देख रहे हो ना, नदी की इस लहर को देखो, अपनी ही मौज में बह रही है। जितना साफ़ यह पानी है उतना ही साफ़ और प्यारा हमारा रिश्ता भी है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो तुम्हारे सामने ही तो हूँ ना। पर हाँ, आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। यह बोलते हुए आरुषि ने अपने कान पकड़ ली। रूहान मुंह फेर करके रूड आवाज़ में बोला, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है क्योंकि तुम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो। आरुषि उसके चेहरे के सामने आकर के खड़ी हो गई और उसके सामने कान पकड़कर बोली, सॉरी ना, अभी तो कान भी पकड़ लिया, अभी क्या उठक बैठक भी लगाऊं क्या? वह इतना प्यार और भोलेपन से फेस बनाकर बोली तो रूहान ने आरुषि का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। आरुषि रूहान के बिल्कुल नज़दीक उसके बाहों में जाकर गिरी, इतना कि दोनों के होंठ एक दूसरे से सिर्फ 1 इंच के फासले पर थे। आरुषि का रूहान के इतना नज़दीक होना रूहान के सांसें काफ़ी उथल पुथल कर गया। रूहान ने आरुषि की कमर पर हाथ रखकर आरुषि को अपने और नज़दीक करके बहुत ही आशिकाना अंदाज और आवाज़ में बोला, और तुमसे दूर रहना और मुश्किल हो रहा है मेरी जान। आरुषि अब खुद को रोका नहीं जाता है। यह बोलते हुए रूहान आरुषि के होठों के और नज़दीक अपने होठ ले जाने लगा तो आरुषि ने रूहान को धक्का दी और हंसते हुए कुछ दूर जाकर के खड़ी हो गई। फिर हंसते हुए बोली, मिस्टर रूहान, अगर मेरे नज़दीक आना है तो अपना बनाना पड़ेगा, वरना सोच लो लड़की हाथ से भी निकल सकती है। आरुषि तो मजाक में बोली। यह बात रूहान के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा दिया था। उसके तो होश ही उड़ गए थे। वह तो सोच भी नहीं सकता था आरुषि से दूर होना। यह आरुषि ने क्या बोल दी। वह तेज़ी से उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कोल्ड वॉइस में बोला, आज तो बोल दी यह बात आरुषि, आज के बाद अगर बोली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं मजाक में भी तुम्हें किसी और का होने का नहीं सोच सकता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। रूहान को इतना सीरियस देख करके आरुषि ने कहा, पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम तो। तभी रूहान बोला, आज कह दी, आज के बाद मत कहना। आरुषि ने रूहान के गले में अपनी बाहें डाल दी और प्यार भरी आवाज़ में बोली, अच्छा बाबा, नहीं कहूँगी, सॉरी ना, अब मुझे माफ़ी दे दो ना। रूहान ने स्माइल करते हुए आरुषि के माथे को किस कर लिया। अचानक ही रूहान बहुत सीरियस हो गया और बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है आरुषि। आरुषि ने रूहान के कंधे पर सर रख ली और बोली, हाँ बताओ ना, मैं सुन रही हूँ। रूहान ने नदी के लहरों को देखते हुए कहा, मैंने सोच लिया है आरुषि, अब मुझे क्या करना है। पर उससे पहले कि मुझे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक ऐसा सच बताना है जिसे सुनकर के तुम हैरान रह जाओगी। हो सकता है कि तुम मुझसे नाराज़ भी हो जाओ, पर तुम्हारा यह सच जानना बहुत ज़रूरी है। आरुषि ने हैरान होकर के बोली, सच? कैसा सच? बताओ, साफ साफ बोलो। रूहान आरुषि की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरा नाम रूहान तो है ही, मगर मैं रूहान ओबेरॉय हूँ। आरुषि यह बात सुनकर के वह अपनी हैरान नज़रों से बोली, क्या? रूहान के मुंह से यह नाम सुनकर आरुषि के पांव तले से ज़मीन निकल गई थी। उसने रूहान के हाथ को झटकते हुए बोली, रूहान ओबेरॉय? पर तुमने तो हमेशा से मुझे अपना नाम सिर्फ रूहान बताया और पूरा नाम पूछा तो रूहान सक्सेना बताया, फिर तुम रूहान ओबेरॉय कैसे हो गए? आरुषि का बढ़ता हुआ गुस्सा देख करके रूहान थोड़ा परेशान हो गया और उसने आरुषि के हाथ अपने हाथों में लेकर के बोला, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो ना, मेरा झूठ बोलने का इरादा गलत नहीं था, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ।
आरुषि ने रूहान के हाथ फिर से झटका और बेंच पर आकर बैठ गई और कहने लगी, इतने दिनों से तुम झूठ बोलते आ रहे थे, मुझे अभी क्या ज़रूरत है सच बोलने की, अभी भी मत बोलो ना। रूहान आरुषि के पास आकर ज़मीन पर अपने दोनों घुटने टिका करके बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं सच बताता तो शायद आज हम साथ न होते, एक बार मेरी बात तो सुन लो। आरुषि ने शिकायत नज़रों से रूहान को देखते हुए कहा, बोलो, अब क्या बाकी रह गया है कहने को, जो बोलना है बको और यहाँ से निकलो या फिर मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, शुभ भी इंतज़ार कर रहा होगा। रूहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रूहान ओबेरॉय, यानी कि इस एस्टेट के सबसे बड़े बिजनेसमैन रणवीर ओबेरॉय का छोटा भाई हूँ मैं, पर मैं क्या करूं, मैं भी अपनी किस्मत से परेशान हूं, मैं रणवीर ओबेरॉय का सौतेला भाई हूं। रूहान की बोलती हुई बात एक बार फिर से आरुषि के होश उड़ा गए। वह हैरानी से बोली, रणवीर ओबेरॉय RA ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ओनर। यह बोलते हुए हैरानी से आरुषि की आंखें बड़ी हो गई थी। वह उठ कर के खड़ी हुई। रूहान खड़ा होकर बोला, हाँ यह सच है, मैं 1 साल पहले जब फ्रांस से पढ़कर लौटा था तब मुझे तुम मिल गई, पर मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे बीच, मतलब कि मेरे भाई का नाम जानकर मुझसे तुम प्यार करो। मैं चाहता था कि जो मुझसे प्यार करे वह सिर्फ मुझे ही करे। रूहान की बात सुनकर के आरुषि की आंखें गुस्से और दुख जलन से नम हो गई। उसका गला भर गया था। वह चिल्ला चिल्ला करके रोना चाहती थी। भरी हुई गले में आवाज़ लिए हुए बोली, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी रूहान, सॉरी। रूहान भारी आंखों से उसे देखे। ऐसे देख कर के रूहान बेचैन हो उठा। रूहान भरी आवाज़ में बोला, आरुषि, मैंने गलती की है, मुझे सच नहीं छुपाना चाहिए था, पर जब मुझे अपनी गलती महसूस हुई और मैं तुम्हें बताने की कोशिश की, तब तुमने मुझे बताया कि तुम्हें अमीर लोगों से और छोटे लोगों से सख्त नफरत है, इसीलिए मैं सच नहीं बता पाया। आरुषि ने गुस्से से भरी नज़र उठा करके रूहान को देखी और बोली शिकायत भरी आवाज़ में, तुम जानते थे रूहान की मुझे झूठ से सख्त नफरत है, उसके बाद भी तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे हाँ मिस्टर रूहान ओबेरॉय, इसीलिए जब भी मैं शादी की बात करने को बोलती तभी तुम्हें कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते, क्योंकि मैं ठहरी एक मामूली अकाउंटर की बेटी। उस वक्त आरुषि बहुत ही गुस्से में थी। आंसू उसकी आंखों से बह निकले थे, जिन्हें देख कर के रूहान तड़प उठा था। उसका दिल ही जानता था कि आरुषि को ऐसे इस वक्त देख कर के वह क्या फील कर रहा है। उसे यह सब देख कर के रूहान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहा था। रूहान ने आरुषि को अपनी बाहों में जकड़ लिया और भींगी हुई आवाज़ में बोला, मेरी बात तो सुनो आरुषि, मैं तुम्हें यूँ रोते हुए नहीं देख सकता हूँ मेरी जान। आरुषि को खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे मिस्टर रूहान ओबेरॉय, मुझे टच भी मत करो। रूहान ने उसे खुद में समाते हुए कहा, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए रूहान ने आरुषि को और टाइट पकड़ लिया और बोला, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और इसीलिए बुलाया। मैं तुम्हें आज अपने भाई से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करने वाला हूँ। हाँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, थोड़ा डरता भी हूँ, पर मैंने उनसे आज तक जो भी मांगा है वह उन्होंने मुझे दिया है। वह मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि उनकी माँ की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। तब मेरे डैड ने मेरी माँ से शादी की है, जिससे कि मैं पैदा हुआ, और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे बहुत नफ़रत करते थे। मुझसे तो करते ही थे, बल्कि मेरे माँ से भी नफ़रत करते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी माँ की जगह कोई और औरत ले, पर उनकी भी कहाँ चलती थी। पहले तो डैड ही सब कुछ करते थे। वह बचपन से ही ज़िद्दी और अकड़ू थे, क्योंकि उनकी माँ बचपन में ही चल बसी थी, जिस वजह से वह इस तरह से बन गए। और जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वह मुझे और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगे और कहने लगे, अपने डैड को भी नफ़रत भरी नज़रों से देखते थे और कहते थे कि तुमने ही मेरे बीच मेरा सौतेला भाई ला करके अच्छा नहीं किया।
यह बहुत गलत किया मिस्टर ओबेरॉय। यहाँ तक कि वह अपने डैड को भी बुरा भला कहते थे। वह भी उनको बिल्कुल नहीं मानते थे। यहाँ तक कि मुझे तो जान से भी मारने की कोशिश किए थे। पर मैं जब 5 साल का था तभी मेरे मॉम डैड कहीं गए हुए थे और वह जब आ रहे थे तो उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वह दोनों भगवान को प्यारे हो गए। तब से भाई ने ही मुझे पाला है। अब यह नफ़रत से है या फिर सच में प्यार से है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको देख करके ऐसा ज़रूर लगता है कि वह नफ़रत से तो मुझे बिल्कुल नहीं मानते हैं। शायद मैं उनसे डरता बहुत हूँ। मैंने आज तक जो कुछ भी उनसे मांगा है उन्होंने मेरा हर डिमांड पूरा किया है। माँ बाप ना होना वह भी जानते हैं अच्छे से, इस वजह से वह मेरा ख्याल रखते हैं। इसीलिए मुझे अपनी शादी की बात डायरेक्टली करने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा था। पर अब तुम बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करो, मैं कल ही तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। गेट रेडी स्वीट हार्ट। आरुषि ने अपने आप को उससे छुड़ाते हुए बोली। देखते हैं, यह बोल करके वह वहाँ से जाने लगी। रूहान ने भाग करके उसे पीछे से हक कर लिया और उसके कान में धीरे से बोला, अगर ऐसा रूठ कर जाओगी तो मेरी जान ही निकल जाएगी। तुम तो जानती हो ना कि तुम नाराज़ हो जाती हो तो एक पल मुझे चैन नहीं मिलता है। यह बोलते हुए रूहान एक हाथ आरुषि के पेट पर रख देता है और अपना सर आरुषि की गर्दन पर था। आरुषि को भी अपने जज्बात काबू करना मुश्किल हो रहा था। उसने रूहान से खुद को छुड़ाया और वहाँ से बिना कुछ बोले निकल गई। रूहान ने एक स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है स्वीट हार्ट, पर मैं जानता हूँ कि यह गुस्सा कुछ ही देर है। ज़्यादा देर तुम मुझसे गुस्सा नहीं रह पाओगी। और रही बात शादी की, तो अब रूहान ओबेरॉय ने ठान ली है कि तुम्हें मैं अब अपना बना कर ही रहूँगा और मैं बना कर ही दम लूँगा। यह कहते हुए एक अलग ही सुकून और खुशी उसके चेहरे पर दिख रहा था, पर साथ में एक डर भी था। पता नहीं रणवीर मानेगा या नहीं। रात के वक्त में ओबेरॉय पैलेस रणवीर ओबेरॉय पैलेस में एंटर हुआ, जहां बाहर की पूरी एक वॉल पर गोल्डन वर्ड में ओबेरॉय पैलेस लिखा हुआ था। वह एक आलीशान बंगला था। बंगला क्या, हूबहू स्वर्ग था। एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था, जहां पर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड लाइन लगाए खड़े थे। जैसे ही रणवीर की गाड़ी आई तो 2 बॉडीगार्ड्स ने गेट खोला। रणवीर की गाड़ी अंदर एंटर हुई, सीधे रास्ते से होकर पार्किंग एरिया में गई, जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। रणवीर गाड़ी से उतरा, गार्डन एरिया से होते हुए हॉल में एंटर हुआ। तभी एक 36 साल की एक लेडी साड़ी पहने हुए, जिसने बालों का बन बनाया हुआ था, यह थी सीमा, रणवीर की पसंदीदा नौकरानी, जो कि रणवीर को बचपन से आज तक केयर करती आई थी, बल्कि यह माँ की जैसे परवरिश की थी। रणवीर की मां न होने के कारण मिस्टर ओबेरॉय ने रणवीर की देखभाल के लिए सीमा को ही रखा था। और सीमा आज से नहीं बल्कि रणवीर के बचपन से लेकर इस घर में रह रही थी, इसीलिए रणवीर को वह अच्छे से समझती थी और रणवीर भी उन्हें बहुत ही इज्जत दिया करता था। एक वही थी जो रणवीर अच्छे से बात करता था। रणवीर की पसंद नापसंद का बहुत अच्छे से वह ख्याल रखती थी। वह एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी वाइट और ग्रे कलर से बेहद ही खूबसूरती से सजाया हुआ था और पेंट किया गया था दीवारों। रणवीर को देखते ही वह उनके पास पानी का ग्लास लेकर आई और कहने लगी, यह लीजिए रणवीर। और वह वहीं खड़ी हो गई। सीमा को देखकर रणवीर कहने लगा, अम्मा मुझे आज पानी नहीं चाहिए। और वह गुस्से में बोला। सीमा समझ गई कि आज रणवीर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। फिर वह कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें ही बता रहा था कि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसकी आंखें उबल रही थी। वह भारी आवाज़ में बोला, मैं जिम एरिया में जा रहा हूँ, मेरे लिए जूस भिजवा दीजिए। यह सुनकर के सीमा थोड़े धीमी आवाज़ में बोली, ओके, बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। रणवीर सीधे जिम एरिया में गया, जो रणवीर ने अपने ही घर के टेरेस के ऊपर बगल में बनाया हुआ था।
उसने अपनी शर्ट उतारी और दूर फेंक दी। अभी वह बिना शर्ट के था। वह गुस्से में तेज़ी से पुशअप कर रहा था। उसकी आंखों के सामने रह रहकर वह पल आ रहा था जब आरुषि उसकी आंखों के सामने आकर भी उसकी आंखों से दूर हो गई थी। रणवीर एक्सरसाइज करते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर थी। उसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी। वह गुस्से से पुशअप करते हुए खुद से बड़बड़ाया, जितना मेरी बेकरारी को बढ़ाओगी डार्लिंग, उतना ज़्यादा तुम्हें तड़पना होगा। वह दिन दूर नहीं है मिस्ट्री गर्ल, जब तुम मेरे बिस्तर पर होगी तब तुम्हें रणवीर ओबेरॉय के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। देखता हूँ कि कौन बचाता है तुम्हें मुझसे। यह कहते हुए उसकी आंखें बता रही थी कि वह कितना गुस्से में है और वह गुस्से में ही एक्सरसाइज की स्पीड बढ़ाई जा रहा था। तो वहीं रूहान अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। वह तो बस रणवीर ओबेरॉय के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रणवीर से वह आज अपनी शादी की बात करने वाला था। उसने ठान लिया था कि वह आज रणवीर से बात कर ही लेगा फाइनली। पर उसे डर भी लग रहा था। उसके सिल्की हेयर माथे पर बिखरे हुए थे। डार्क ग्रीन कलर के शर्ट पहने हुए रूहान बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तभी उसे कोई आहट सुनाई दी और वह बाहर निकल कर आया। तभी उसकी नज़र सीमा पर पड़ी। उसने पीछे से सीमा जी को आवाज़ लगाकर कहा, सीमा अम्मा। सीमा जी ने मुड़कर के रूहान से बोली, जी कहिए रूहान बाबा। रूहान ने कहा, आप यह बताओ भाई किधर हैं, वह आ गए हैं क्या? रणवीर के नाम पर दूसरे नौकर की तो सांस फूलने लगती थी, पर सीमा बहुत ही रिलैक्स रहा करती थी और वह बोली, हाँ वह तो बहुत पहले आए हुए थे, पर गुस्से में लग रहे थे काफ़ी। जी मेरिया में चले गए, मैं जूस उनके लिए लेकर जा रही हूँ। यह सुनकर के रूहान मुस्कुराते हुए बोला, अरे सीमा अम्मा आप शांत हो जाइए, आप लाइए मुझे जूस दीजिए, मैं लेकर जा रहा हूँ भाई के लिए। यह बोलते हुए रूहान ने सीमा जी से जूस लिया और जिम की तरफ चल पड़ा। वहाँ एंटर हुआ तो देखा कि रणवीर को इतना गुस्से में बस बड़बड़ाने लगा। भाई तो सॉलिड गुस्से में लग रहे हैं। ऐसा तब होता है जब भाई के साथ कुछ गलत होता है या उन्हें कुछ पसंद नहीं आता है। वह अपना गुस्सा ऐसे ही निकालते हैं। क्या ऐसे में उनसे बात करना सही होगा या फिर नहीं? रूहान डरते हुए रणवीर की तरफ बढ़ने लगा, जिसने धीमी सी आवाज़ में बोला, भाई। रूहान की आवाज़ पर रणवीर अपनी सोच से बाहर आया और उठ खड़ा हुआ। रूहान को देखकर बोला, रूहान तू यहाँ क्यों आया है? जूस घर के सारे नौकर क्या मर गए हैं? रूहान मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई, मैं तो सीमा अम्मा के हाथों से ही जूस लेकर आया हूँ। क्यों मैं लेकर नहीं आ सकता हूँ? रूहान की बात सुनकर के रणवीर का चेहरा जोर गुस्से से भरा हुआ था। अचानक से उस पर स्माइल आ गई। रणवीर ने पानी की बोतल उठाकर उसे अपने चेहरे पर डाल दिया, फिर पास रखे तौलियों से अपना पसीना साफ करते हुए बोला, सही बोला मेरे भाई, तू मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भले तू मेरा अपना भाई नहीं है, पर मैं तुम्हें अब जान से भी ज़्यादा मानता हूँ, यह तो तू जानता ही है। रूहान रणवीर के पास आकर बोला, यस भाई, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मेरे लिए क्या हो और मैं आपके लिए क्या हूँ। भाई फिर से इस गुस्से में देखा मैंने आपको 5 साल पहले जो हुआ था, क्या उसी की वजह से आप फिर से खुद को टॉर्चर कर रहे हैं? रूहान की बात सुनकर के रणवीर का मुस्कुराता चेहरा एकदम से फिर से उदासी में बदल गया। आंखें गुस्से से भर आई थी, गुस्से से मुठियाँ कस गई थी, पर उसने देखा सामने रूहान है। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अपनी गहरी सांस लेकर रूहान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुझे कितनी बार बोला है रूहान, 5 साल पहले जो भी हुआ है उसकी बात मत किया करो। पुराने जो काम दबे हैं रहने दो, अच्छा होगा। रूहान ने कहा, पर भाई 5 साल पहले जो हुआ, हर दिन आपको खुद को उसकी सज़ा देते हो तो मैं यह कैसे बर्दाश्त करूं? प्यार करता हूं मैं आपसे, आपके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरी फैमिली में, तो बताइए मैं क्या करूं? मैं आपके बिना जीना तो क्या रहना भी नहीं सोच सकता हूं।
आप अच्छे से जानते हो कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। यह बोलते हुए रूहान की आंखें हल्की नम हो गई। रणवीर ने रूहान को अपने गले से लगा लिया। फिर उसने गहरी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे लिए भी तू सब कुछ हो रूहान। तो सिर्फ मेरा छोटा भाई नहीं है, बल्कि तुझ में तो मेरी जान बसती है। इसीलिए तो हमेशा हैप्पी रहा कर। फिर दोनों मुस्कुरा दिए। तो रणवीर बोला, 1 साल हो गए हैं तुझे फ्रांस से लौटे हुए। बस बहुत हो गई मस्ती। अब ऑफिस ज्वाइन कर ले, बिजनेस में हाथ बढ़ाओ। तुम जानते हो रूहान भी हमारी कंपनी इंडिया में दूसरे नंबर पर है और इसे हमको नंबर 1 बनाना है। रूहान ने कुछ सोचा और रणवीर के सामने आकर बैठ गया और बोला, कंपनी नंबर 1 बना लेंगे भाई, पर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रणवीर ने जूस का सिप लेते हुए कहा, हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ। रूहान ने अपनी पूरी हिम्मत जुटा कर के मन में कहा, आज दिखा दे हिम्मत रूहान ओबेरॉय और बोल दे भाई को दिल की बात। रूहान ने गहरी सांस ली और बोला, भाई वह मुझे यह कहना था कि मुझे इससे पहले कि रूहान अपनी बात पूरी कर पाता, तभी रणवीर के फ़ोन की रिंग बजी। रणवीर ने फ़ोन देखा। इंस्पेक्टर रनावत की कॉल थी। उसे देख कर के रणवीर ने कहा, आई एम सॉरी रूहान, मेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। यह इन्वेस्टर की कॉल है, मैं इसे मिस नहीं कर सकता हूँ। मैं बाद में तेरी बात सुनता हूँ। यह बोल कर के रणवीर वहाँ से जाने लगा तो रूहान पीछे से बोला, पर भाई मेरी बात तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर और क्यों? रणवीर रुकने वाला था। वह फ़ौरन से अपने कमरे की तरफ चला गया तो वही रूहान का चेहरा उदासी से भर गया। वह खुद से बोला, हमेशा की तरह आज भी मैं भाई को नहीं बोल पाया। क्या बोलूँगा अब आरुषि को? ओ गॉड, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे भाई से बात करनी होगी। काश कि मेरे मॉम डैड होते तो इतना मुझे मुश्किल नहीं होता ये अपना प्यार मिलना। भाई से डर लगता है मुझे। क्या करूं, कैसे करूं? क्या मैं भाई को बिना बताए ही शादी कर लूं और भाई को बाद में बताऊंगा? शायद ये सही रहेगा। हाँ, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। अब बस ये बात मुझे मेरी आरुषि को बतानी होगी। बट अभी वह भी बहुत गुस्से में है मेरी जाना। उधर वही रात का समय हो रहा था। हॉल में डाइनिंग टेबल पर बृजमोहन जी बैठे हुए थे। आरुषि अभी तक रूहान के सच को लेकर गुमसुम थी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। उसे ऐसे खोया हुआ देख करके बृजमोहन जी कहने लगे, क्या हुआ है बेटा? क्या चम्मच चलाए जा रही हो? प्लेट में खाना डालो भाई, प्लेट में बहुत भूख लगी है। और शुभ को भी दो, कब से वह खाली प्लेट लेकर बैठा है। देखो तो कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या सोचे जा रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? बृजमोहन जी की बात पर आरुषि अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाते हुए बोली, जी डैड। यह बोलते हुए आरुषि उनकी प्लेट में खाना डालने लगी और फिर शुभ के लिए प्लेट में खाना दी और धीमी आवाज़ में बोली, डैड आज आपका पहला दिन था ना, उसमें कैसा रहा दिन आपका? बृजमोहन जी बोले, रणवीर ओबेरॉय की कंपनी का वह ऑनर है जो आज सारा दिन ऑफिस में ही नहीं था, तो मेरा काम शुरू ही नहीं हुआ, कल होगा। आरुषि ने अपने लिए भी प्लेट में खाना डाली और बैठ गई। फिर खाते हुए बोली, तो अच्छा वैसे रणवीर ओबेरॉय कैसा आदमी है? प्यार से बात करता है या फिर बाकी अमीरों की तरह अपनी ईगो और अकड़ में रहता है? डैड बताइए। आरुषि की बात सुन कर के बृजमोहन जी के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। उन्हें रणवीर का ऐसे बात पूछना उनके उस दिन याद आ गया जो उसने जगदीश पांडे के साथ किया था। याद आते ही उन्हें ज़ोर से धक्का लगा। आरुषि ने उन्हें जल्दी से पानी दिया और कही, क्या हुआ आपको डैड? आप ठीक तो है ना? बृजमोहन जी ने गहरी सांस ली और फिर बोले, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा धक्का लग गया है। मेरा खाना हो गया, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। यह इतना बोल करके बृजमोहन जी अपने कमरे की तरफ चले गए।
आरुषि हैरानी से बोली, रणवीर ओबेरॉय की बात को इतना क्या है जो कि डैड बताए ही नहीं? और अगर रूहान मुझसे इतना प्यार करता है तो क्यों इतने टाइम से अपने भाई को हमारे रिश्ते का सच क्यों नहीं बताया है? आखिर है कौन यह इंसान और कैसा इंसान है जो कि लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं? यह सोचते हुए आरुषि का दिमाग उलझ गया था। तभी शुभ बोला, दीदी मेरा खाना हो गया, मुझे नींद आ रही है, चलो ना कमरे में सोने चलते हैं। आरुषि अपने सोचों की दुनिया से बाहर निकली और बोली, हाँ हाँ चलो, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। इतना कहकर वह शुभ को लेकर रूम में गई। दोनों एक ही रूम में सोते थे। उनका कमरा ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और छोटा भी नहीं था। ऐसा था कि दो बेड आराम से लग गए थे। एक बेड पर शुभ सोता था और वहीं दूसरे बेड पर आरुषि। दोनों अपने अपने बेड पर लेट गए और दोनों थके थे। शुभ दिन भर खेल कूद करके थक गया था तो वहीं आरुषि भी सुबह से उधर पुलिस स्टेशन गई, फिर रूहान से मिली। फिर रूहान की ऐसी बातें सुनकर, जो उस सच्चाई को जानकर उसके तो अभी भी होश उड़े हुए थे। यही सब सोचते हुए आरुषि सो गई। वहीं इधर रणवीर सीधा अपने रूम में आ गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और इंस्पेक्टर रनावत की कॉल रिसीव करते हुए दांत पीसते हुए बोला, बक इंस्पेक्टर रनावत, और अगर मैंने यह सुना कि उस लड़की की खबर नहीं मिली तो तू नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर ने घबराकर फ़ोन थोड़ा पीछे कर लिया, फिर फ़ोन कान से लगाकर बोला, नहीं नहीं सर, गुड न्यूज़ है। आप जिसको ढूंढ रहे हैं वह मिल गई है। उसका नाम आरुषि आर्या है और आपके ऑफिस में एम्प्लॉय है ना ब्रिजमोहन आर्या, वह उनकी बेटी है। इंस्पेक्टर रनावत की बात सुनकर रणवीर की गहरी ब्राउन आंखें सिकुड़ गई। लिप्स जो अभी तक सीरियस थे वह मुस्कुरा उठे और अपने चेयर से सर को टिका करके आंखें बंद कर लिया और सोचने लगा, आरुषि सच में बहुत ही प्यारा नाम है, पर मैं उन आँखों को भूल नहीं सकता। और वह अपनी आंखें बंद किए हुए ही आरुषि का सपना देखने लगा। आरुषि उसके करीब आई है और उसके गोद में आकर बैठ गई है। आरुषि के ब्लू आँखों में वह समा सा गया। उसकी आँखों को देख करके पूरी तरह से डूब गया था। अभी तक वह आँखों के सिवाय आरुषि को देखा तक नहीं था। जैसे आरुषि ने अपनी आंखें उस दिन बंद की हुई थी, वह फिर से अपनी आंखें आज भी बंद कर ली। अब रणवीर को बहुत गुस्सा आया और इस पर वह फ़ौरन से आरुषि को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश करना चाहा, पर आरुषि तो वहाँ थी ही नहीं। वह चेयर से नीचे गिरने को हो गया। वह झटके से अपनी आंखें खोला तो देखा कि वह तो कमरे में है और वह ना ही आरुषि है और ना ही कोई और लड़की। वह अपना सर झटक दिया और हाथों की मुठ्ठियाँ कस लिया और कहने लगा, मिस्ट्री गर्ल, बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हो तुमको। देख लेना तुम मुझसे कैसे बच पाती हो। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। आज तक मैं इस तरह से किसी के सपने नहीं देखा था, पर तुम्हारा देख रहा हूँ। हो कौन तुम? बस ये आज रात की दूरी, फिर मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है आरुषि आर्या। तो क्या यह सब जान करके रणवीर अब आरुषि को नहीं छोड़ेगा? वह अपने पास रखेगा या उसके साथ क्या करेगा? क्या रूहान रणवीर ओबेरॉय को अपने प्यार के बारे में बता पाएगा? यह जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली सुबह वीर प्रताप अपने ऑफिस के किसी काम से सुबह सुबह ही घर से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद माला ने उसके कमरे के साथ साथ पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी और फिर वह अपने घर के लिए निकलने लगी। माला यहाँ हर वक्त नहीं रह सकती थी, सिर्फ हफ्ते में कभी कभार आती थी और रात भी माला काव्या के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर ही यहाँ रुकी हुई थी, जिसके लिए कल रात से वह भगवान का लख लख शुक्रिया अदा कर रही थी। अच्छा हुआ उसने कि काव्या की बात मान ली और यहाँ रुक गई, वरना अगर वह नहीं होती तो काव्या तब वीर प्रताप से मिली होती तो उस वक्त उसकी हालत क्या होती।
वह यह सोच भी नहीं सकती थी और उसकी हालत का जिम्मेदार वीर प्रताप नहीं बल्कि खुद उसके अंदर का डर होता। वीर प्रताप के परिवार का अपना फैमिली बिजनेस है, जिसे उनके विदेश के बाद दूसरा ऑफिस इस शहर में है, इसीलिए उनका हमेशा यहाँ आना जाना लगा रहता है। लेकिन शायद इस बार यहाँ के ऑफिस में कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए उन्हें जल्दबाजी में यहाँ आना पड़ा। वैसे तो अब तक वह हर बार जल्दी ही चले जाते थे, पर शायद इस बार वह कुछ दिन यहाँ रुकने वाले हैं। माला जो कि रात में ही काव्या को वीर प्रताप के यहाँ रुकने की बातें नहीं बता पाई थी, घर से बाहर निकलते हुए उसने यह बात उसे बताई तो उसकी बात सुनते ही काव्या के बढ़ते कदम रुक गए और वह खौफ और घबराहट से माला की तरफ देखने लगी थी। काव्या को लगा था कि वीर प्रताप सिर्फ 1-2 दिन के लिए आया है, लेकिन वह कुछ दिन यहाँ रहेगा। यह जानने के बाद एक बार फिर उसके अंदर डर बैठ गया। उसे माला कहने लगी, आप ऐसे घबराइए मत, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, काम खत्म होते ही छोटे साहब यहाँ से चले जाएंगे। काव्या के चेहरे पर उभरते डर घबराहट के निशान देखकर माला ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी यह सुनकर के काव्या बोली, क्या आप तब तक यहाँ नहीं रह सकती हैं? तो माला कहने लगी, आप मेरे घर की हालत तो जानती हैं ना बेटा, अगर नहीं गई तो महाभारत शुरू हो जाएगी। वैसे भी रात को यहाँ रुकी थी, इसका उन्होंने अलग बवाल किया है, बार बार फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, और अगर अभी भी नहीं गई तो जीना हराम कर देंगे मेरा वह। और आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आती रहूँगी। मजबूर माला ने लाचारी से कहा तो उदास काव्या ने ज़बरदस्ती अपना सर हाँ में हिला दी। काव्या माला और उसकी फैमिली के बीच में दरार नहीं बनाना चाहती थी, वैसे भी उसकी वजह से अब तक माला को न जाने क्या क्या सुनना पड़ा था। तभी माला कहने लगी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं आती हूँ। लेकिन तभी जाते ही माला रुक गई और कहने लगी, एक बात तो मैं भूल ही गई थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। छोटे साहब आपके बारे में यह जानते हैं कि आप शादीशुदा हैं और आप विधवा हैं और आपके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत। माला चाहकर भी आगे के शब्द को नहीं बोल पाई और मायूस नज़रों से काव्या की तरफ देखने लगी थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त की दर्द एक गहरी लकीर खींच चुकी थी। आंखें आंसुओं के सैलाब से भरने लगी थी, जिसे छिपाने के लिए उसने जी कहते हुए अपना चेहरा घुमा लिया था और माला वहां से चली गई। काव्या वहीं दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखने लगी। अचानक बीता हुआ एक पल उसकी आंखों के सामने घूम गया। ऐसे ही तड़पते हुए किसी ने उसे भी देखा था जब वह उससे दूर हुई थी। वह रोती हुई आंसुओं से भरी लाल आंखें उसे आज भी बहुत अच्छे से याद है। वीर प्रताप शाम को घर लौटा। अपने पास मौजूद घर की चाबी से वह दरवाज़ा खोला। घर के अंदर जैसे ही कदम रखा, उसकी नज़र सबसे पहले काव्या के लंबे बालों से ढके हुए पीठ पर गई, जो कि सोफे के नीचे से अपना मुंह घुसाकर न जाने क्या कर रही थी। वीर प्रताप के दिमाग में इस वक्त काव्या और उसकी बच्ची का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए एक सेकंड के लिए वह एकदम से चौंक गया कि यह लड़की कौन है और उसके घर में क्या कर रही है। लेकिन अगले ही पल जब एक छोटे से बच्चे की किलकारियों की आवाज़ उसके कानों में गई तो उसे तुरंत ही काव्या और उसके बच्ची का ख्याल आया और वह अपने इस भुलक्कड़पन पर सिर हिलाता घर का दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ गया। वही काव्या सोफे के नीचे झुकी अपने बच्चे की खिलौने निकालने में लगी हुई थी, जिसे उसने खेलते खेलते ही न जाने कहाँ फेंक दिया था। वह मिल ही नहीं रहा था। वह अभी मोबाइल का टॉर्च ऑन किए सोफे के चारों तरफ देख रही थी कि तभी उसे घर के मेन डोर से कुछ आवाज़ें आई। उसने एकदम से डरते हुए तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ की वीर प्रताप दरवाजे को बंद कर रहा था। यह देख करके काव्या समझ गई कि यह वीर प्रताप ही होगा और यह ख्याल आते ही वह घबराते हुए जल्दी से अपनी बच्ची को गोद में लिए वह बिना एक पल की देरी किए तुरंत अपने कमरे की तरफ भाग गई। वीर प्रताप दरवाज़ा बंद कर जब वापस मुड़ा तो एक बार फिर से चौंक गया, क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले तक मौजूद वह लड़की, जिसका वह चेहरा तक नहीं देख पाया था, वह एकदम से यहाँ से गायब हो चुकी थी। वीर प्रताप ने अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे काव्या कहीं भी नज़र नहीं आई। वह कंफ्यूज था, उसके बारे में सोचता रहा और आगे बढ़ गया, लेकिन तभी एकदम से उसके पैरों से कुछ टकराया और वह रुक गया। नीचे एक छोटा सा प्यारा सा टेडी बियर था। उसने इस टेडी बियर को उठाया और अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो देखा कि टेबल से लेकर के सोफे तक ऐसे ही कई छोटे छोटे खिलौने
बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी छा गई थी और अपने हाथ में लिए टेडी बियर को टेबल पर रखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। काव्या भी अपने रूम में पहुंची ही थी कि उसे एकदम से याद आया कि उसने अपनी बच्ची के सारे खिलौने तो वहीं पर छोड़ दिए हैं। वही अपने घर में कचरे की तरह इधर उधर फैले खिलौने को देखकर कहीं वीर प्रताप गुस्सा न हो जाए, इस डर से वह अपनी बच्ची को क्रेडल्स में सुलाकर तुरंत वापस हॉल की तरफ दौड़ गई। हॉल में चारों तरफ देखा और यह कंफर्म होने पर कि इस वक्त वीर प्रताप यहाँ नहीं है, वह जल्दी जल्दी सारे बिखरे खिलौने को समेटने लगी और आखिरी में उसकी नज़र टेबल पर मौजूद उस टेडी बियर पर गई जिसे वह ढूंढ रही थी, लेकिन वह उस वक्त मिल नहीं रहा था। तो अब मिल गया और अपने कमरे में चली गई। वही वीर प्रताप किचन में आ गया और अपने लिए डिनर में कुछ सिंपल सा बनाने लगा। उसकी कई खासियतों में एक खासियत यह थी कि उसे अपना काम खुद करना पसंद था। वीर प्रताप का डिनर बन गया और उसने खा भी लिया, लेकिन इस बीच उसका पूरा ध्यान उस कमरे के बंद दरवाजे पर ही था जिसके अंदर काव्या और उसकी बच्ची थी। वह चाहता था कि काव्या कम से कम एक बार बाहर निकल आए क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी, लेकिन इंतज़ार करते हुए वीर प्रताप अपना डिनर तक फिनिश कर लिया। लेकिन काव्या तो क्या, उसकी एक झलक भी बाहर नहीं देखी। उसका ध्यान उस दरवाजे पर ही था, लेकिन फिर भी काव्या का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि छोटी बच्ची का भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और वह अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह हुआ, उठा और अपने लिए नाश्ता बनाया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसे टाइम भी काव्या का बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन काव्या उस टाइम भी नहीं निकली और जब काव्या को लगा कि वीर प्रताप चला गया है तो वह बाहर निकली और जो भी काम था वह की और फिर ऐसे ही हर रोज़ करती थी। वह कभी भी वीर प्रताप के सामने नहीं आती थी। माला कहकर गई थी कि काव्या की तरफ से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस बात को सोच करके वीर प्रताप कहने लगा, इतना भी क्या, मैं थोड़े ना परेशान हो रहा हूँ। इस घर में वह लड़की है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर में अकेले ही हूँ। तभी एक बार काव्या किचन में नाश्ता बना रही थी कि वीर प्रताप किचन में आ गया और उसे देखकर काव्या वहाँ से जाने लगती है। तभी वीर प्रताप कहने लगा, आप मुझसे डरिए मत, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप जो कर रही हैं वही करिए। काव्या इस वक्त बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी क्योंकि वह इस घर में अकेली थी और वह भी एक मर्द के साथ। उसके हाथ पांव पूरी तरह से कांप रहे थे। यह देखकर के वीर प्रताप कहने लगा, आपको क्या हुआ है? मैं तो कुछ बस बातें करना चाहता हूँ, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? इतना सुनते ही काव्या वहाँ से जाने लगी थी कि अचानक से उसका पैर फिसला और वह गिरने को हुई, लेकिन उससे पहले कि वह गिरती वीर प्रताप ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। एक पल के लिए तो काव्या पूरी तरह से डर गई कि वह गिर गई हो, पर वह नीचे नहीं गिरी। वह सोच के वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन कुछ पल के बाद अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वीर प्रताप उसके आंखों में ही देख रहा होता है और एकदम से उसके करीब है। वह यह देखकर पूरी तरह से डर जाती है और वह पूरे सकपकाते हुए उसके हाथ पांव कांपने लगे थे और वह आंखें बंद करके कहने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इतना कहते हुए वह पूरी तरह से डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। यह देख करके वीर प्रताप पूरी तरह से हैरान हो चुका था कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया, अचानक से इतना पैनिक क्यों हो रही है, और उसे बेहोश होता देखकर उसे सोफे पर लिटा दिया और उसके फेस पर पानी के छींटे देने लगा था। इतने में उसे होश आया और वह उठकर बैठ जाती है और वह अपने माथे को अपने हाथों से पकड़े हुए उठकर जाने लगी थी कि तभी वह फिर से गिरने वाली होती है कि वीर प्रताप कहता है कि अभी बैठ जाइए, आप गिर जाएंगी। इतना सुनकर के वह वहीं सोफे पर बैठ जाती है। वीर प्रताप उससे पूछने लगा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपके पति कहाँ हैं, कैसे विधवा हो गई। लेकिन यह सब बातों को सुनकर के काव्या पूरी तरह से डर गई थी। वह क्या जवाब दे और क्या नहीं, उससे कुछ भी सोच नहीं आ रहा था। वह हड़बड़ाते हुए हालत में अपने कमरे में भाग गई। यह देख कर के वीर प्रताप पूरी तरह से हैरान हो गया था कि आखिर इस काव्या को क्या हो गया है, यह बातों का जवाब क्यों नहीं देती है। जरूर कुछ तो बात है ऐसा जो कि यह बताना नहीं चाहती
लगती है, इसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ तो हुआ है। फिर वह अपना सर झटक कर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। तभी आधी रात को वीर प्रताप का दरवाज़ा खटकने की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। जब वह दरवाज़ा खोला तो काव्या बाहर खड़ी थी और कहने लगी, प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लीजिए, उसे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। इतना सुनकर के वीर प्रताप कहने लगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, डॉक्टर यहीं पर घर आ जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर के वह अपना फ़ोन उठाता है और डॉक्टर को फ़ोन करता है। डॉक्टर थोड़ी देर में आ जाता है और वह बच्ची को चेकअप करता है और वह कहता है, बच्ची को थोड़ी ठंड लग गई है, इसकी वजह से इसको बुखार हो गया है, और वह दवाई देता है और कहता है, आप इसका ख्याल रखिएगा और गर्म कपड़े पहनाइएगा। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। काव्या अभी अपने रूम का दरवाज़ा बंद नहीं की थी, तभी वीर प्रताप उसके कमरे में आता है और देखता है कि उस रूम में तो ना ब्लैंकेट है और ना ही मोटा कुछ गद्दा है, बस एक पतली सी चादर थी, उससे तो ठंड लगेगी ना। तभी वह अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे से एक मोटा सा गद्दा लेकर आता है और कहता है, आप इसे अपने और अपनी बच्ची का ख्याल रखिए और मैं कल आते हुए बच्ची के लिए गर्म कपड़े लेकर आऊँगा। तभी काव्या कहने लगी, नहीं रहने दीजिए, मैं खुद ले लूँगी। इस बात पर वीर प्रताप कुछ नहीं कहता है और वह वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वीर प्रताप अपना नाश्ता किया और वह ऑफिस चला जाता है। ऑफिस से जब शाम को वापस आता है तो बच्ची के लिए बहुत सारे कपड़े और खिलौने लेकर आता है और वह काव्या जो कि किचन में थी उसे वह देता है और कहता है, यह लीजिए बच्ची के लिए सामान। काव्या सामान देकर कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यह कर लूँगी। इतना सुनते ही वीर प्रताप कहने लगा, आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, वह बच्ची है, उसे ठंड लग जाएगी, उसे कुछ हो जाएगा। काव्या चुपचाप वह सारे सामान ले लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। जब वह सामान में देखती है तो उसके लिए भी कुछ गर्म कपड़े होते हैं और वह सोचने लगती है कि वीर प्रताप सच में अच्छा इंसान है। तभी वह वीर प्रताप के लिए भी अब खाना बनाने लगी थी। वीर प्रताप और वह डिनर कर रहे होते हैं तो वीर प्रताप कहने लगा, क्या आप नहीं बता सकती हैं कि आपके लाइफ में क्या हुआ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। इतना सुनते ही काव्या रोने लगी थी और इतना फूट फूट कर रोने लगी थी कि उसका रोना देख करके वीर प्रताप को भी अजीब फील होने लगा था और वह काव्या को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, आप प्लीज़ रोइए मत, और उसे चुप कराने लगा था। काव्या पूरी तरह से उसके बाहों में अपना सर रख करके रोए जा रही थी। आज पहली बार था जो एक मर्द पर विश्वास की थी और इतने करीब आई थी, क्योंकि वीर प्रताप पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि वह अच्छा इंसान था। और फिर एक पल में ही वह जब उसे लगा कि वह गलत कर रही है तो फ़ौरन से वीर प्रताप से दूर हो गई। वीर प्रताप उसका हाथ पकड़ के कहने लगा, काव्या जी आप बताइए क्या हुआ है आपके साथ में, और मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। काव्या कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर वीर प्रताप ने उसे अपने सामने उसका फेस किया और अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आप बताइए शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। इतना कहते ही काव्या फिर से बहुत रोने लगी थी और रोते हुए कहने लगी, उन जालिमों ने मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन सबको मार दिया जान से, और तो और मेरी इज्जत को भी नहीं छोड़ा। उन लोगों ने मुझे बद से बदतर ज़िंदगी दी, मुझे इतना जलील किया, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से नरक बना दिया उन लोगों ने। उन लोगों को मेरे ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं आया। उन लोगों ने मेरे माँ बाप को मेरे सामने ही तड़पा तड़पा कर मार डाला, मेरे भाई बहन को मार डाला। और वह इतना कह रही थी और वह बिलक बिलक के रो भी रही थी। यह देख करके और सुन करके वीर प्रताप पूरी तरह से हैरान हो चुका था। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। इतना सुनकर कि इस छोटी सी ज़िंदगी में इतना सब कुछ देखना पड़ गया है, और तो और उन लोगों ने इसके माँ बाप को भी मार डाला है। यह बेचारी इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर निकली है, इतना सोचकर वह भी कांप गया था। फिर
वीर प्रताप अब हिम्मत नहीं किया कि काव्या से और कुछ पूछ सके और वह काव्या को अपने सीने से लगा लिया। काव्या इस वक्त वीर प्रताप के हट्टे कट्टे बॉडी को बहुत ज़्यादा ही सेफ फील कर रही थी। उसे लग रहा था कि यह बाजू पूरी ज़िंदगी उसका साथ देगा और उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि काव्या हर वक्त उन लोगों से डरती रहती थी कि शायद वह लोग फिर से ना आ जाएं। और वह वीर प्रताप से कहने लगी, आप मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा, वरना वह लोग फिर से आ जाएंगे और मेरे साथ वही सब करेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। वीर प्रताप कहने लगा, नहीं, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा और कहीं नहीं जाऊँगा, हमेशा अब आपके साथ ही रहूँगा। इतना कह कर के वह उसे अपने सीने से दोबारा लगा लेता है। काव्या इस वक्त बहुत ज़्यादा ही परेशान और डरी हुई थी। वह वीर प्रताप को अपने हाथों से पकड़ के बहुत ज़्यादा ही रोए जा रही थी और सिसक भी रही थी और कहने लगी, वह मेरे साथ बहुत बुरा किया है, वह मेरे साथ हैवानियत वाला काम किया है, वह मैं मर जाती अगर मैं वहाँ से भागती नहीं तो। इतना कहते ही वह बहुत ज़्यादा ही तड़पे जा रही थी। इधर यह बात सुनकर के वीर प्रताप को एक बिजली की करंट की तरह झटका लग रहा था। यह सुनकर के इस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है, मतलब वह विधवा होना, शादी होना, वह सारी बातें झूठ थी। वीर प्रताप सब जान चुका था कि काव्या के साथ, और वह काव्या को कहने लगा, काव्या आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। फिर कुछ देर रुकने के बाद कहने लगा, फिर यह बच्ची। इतना सुनते ही काव्या कहने लगी, यह बच्ची इस पाप का भागीदार है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस बच्ची को अपने आप से अलग भी नहीं कर सकती हूं और मैं इसे रख कर घुट घुट कर जी रही हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं कि मैं क्या करूं, इसके बाप का नाम दो, यह क्या करूं? वह बहुत ज़्यादा ही परेशान हुई थी। वीर प्रताप पूरी तरह से जान चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है और वह बहुत ज़्यादा ही बेचैन सा होने लगा था। उसका दिल भी पूरी तरह से दहल गया था। एक पल में ही यह सब कुछ सुन कर के काव्या के साथ क्या हुआ है वह भी पूरी तरह से पागल जैसा हुए जा रहा था, क्योंकि धीरे धीरे वह कहीं ना कहीं काव्या को पसंद करने लगा था। अपनापन होने लगी थी, पर वह काव्या की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन यह सब बातें सुनकर काव्या के लिए और भी ज़्यादा ही इमोशनल होने लगा था, उसके प्रति प्यार जागने लगा था। काव्या वही सिसकते हुए ही उसी के गोद में सो गई थी। काव्या को सोते देख करके वह भी सोफे पर टेक लगा करके आंखें बंद करके वह भी सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी नींद तो खो चुकी थी। वह बस काव्या के बारे में ही सोचे जा रहा था, जो उसके साथ हुआ था वह सब सोच रहा था कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा कौन कर सकता है। अभी काव्या महज 17 साल की थी और यह घटना 3-4 साल पहले की है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब काव्या के लिए क्या करे। इतने सोचते ही उसे भी नींद आ गई, वहीं पर सो गया। सुबह बच्ची के रोने की आवाज़ से काव्या की आंखें खोली तो वह देखती है कि वीर प्रताप की बाहों में सो रही है और वह वीर प्रताप भी सोफे से टेक लगाकर वहीं सो रहा था। वह जैसे ही उसके हाथ हटा करके उठने की कोशिश की, वीर प्रताप भी जाग गया। यह देख करके काव्या कहने लगी, माफ़ करिए, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। वीर प्रताप कहने लगा, कोई बात नहीं है, आप ठीक तो है ना? काव्या कहने लगी, हाँ। उसकी बच्ची के रोने की फिर से आवाज़ आई। वह दौड़कर अपनी बच्ची के पास चली गई। पीछे से वीर प्रताप भी गया और कहने लगा, बच्ची की तबीयत कैसी है? अब बच्ची बिल्कुल सही हो गई थी, क्योंकि उसे सर्दी लगी हुई थी। गर्म कपड़े और दवाई की वजह से वह सही हो गई थी। काव्या ने उसके लिए दूध बनाई और दूध पिलाने लगी। उधर वीर प्रताप ने खुद के लिए भी नाश्ता बनाया और काव्या के लिए भी, और वह काव्या को बोला, काव्या आकर नाश्ता कर लीजिए। काव्या ने कहा, मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन वह कहने लगा, नहीं, आपको मेरे साथ ही नाश्ता करनी पड़ेगी। इतना कह कर के वह काव्या का हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल पर लेकर जाकर के काव्या के प्लेट में नाश्ता रखा। काव्या नाश्ता करने लगी थी। वीर प्रताप कहने लगा, काव्या, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इतना सुनकर काव्या पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन था काव्या के साथ कि कोई भी इंसान उसके साथ शादी कर ही नहीं सकता है, और शादी करता भी तो वह भी शादीशुदा होता या फिर
वीर प्रताप जैसा एक रईस खानदान का लड़का तो नहीं, उसे शादी कैसे करता। उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। यह बात सुनकर काव्या बहुत हैरान थी। वह कहने लगी, आप क्यों मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। मेरी ज़िंदगी तो नरक बन चुकी है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। इतना सुनकर के वीर प्रताप कहने लगा, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं आबाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। आप मुझे बेहद पसंद हो और मैं आपको पलकों पर बैठा कर रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी आपके साथ हुआ है मैं उन सब चीज़ों का भरपाई करना चाहता हूँ। मैं आपको खुशियाँ देना चाहता हूँ, कभी मिला ही नहीं है, मैं आपको वह खुशियाँ लौटाना चाहता हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है। मैं आपको खुश रखूँगा, आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ और इतना तो हक दीजिए। और उस बच्ची का क्या, आप नहीं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बोझ को झेल पाएंगी। मैं आपको सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। इतना सुनकर के काव्या के आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे। आंसू देख कर के वीर प्रताप कहने लगा, काव्या आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, और अब मेरे रहते हुए तो आपकी आंखों में तो आंसू बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल इजाज़त ही नहीं दूंगा कि यह आंसू आपकी आंखों में आए। इतने में ही दरवाजे का बेल बजा। जैसे ही काव्या उठकर जाने लगी दरवाज़ा खोलने के लिए, वीर प्रताप उसे रोक दिया और कहने लगा, मैं देखता हूँ। तभी वह दरवाज़ा खोला तो उसके मम्मी पापा और उसके भाई थे। यह देख कर के काव्या पूरी तरह से हैरान हो गई थी, और वीर प्रताप भी इस वक्त माँ और पापा को अचानक देख करके पूछने लगा, आप इस वक्त यहाँ? ना कोई फ़ोन ना कोई टैक्स। वीर प्रताप की माँ कहने लगी, अपने ही घर में आने में इतना सोचना क्यों, नहीं आ सकते हैं क्या। इतना सुनकर वीर प्रताप कहने लगा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ। आपने तो सरप्राइज़ कर दिया है मुझे। काव्या जो डर से कांपने लगी थी और वह अपने कमरे में जाने वाली थी कि वीर प्रताप ने उसका हाथ पकड़ के उसे जाने से रोक दिया। उसके पापा और माँ आए हुए देख करके उसके पापा और माँ पूछने लगे, यह लड़की कौन है। वीर प्रताप ने कहा, यह लड़की माला जी की रिलेशन की है, यह यहीं रहती है, इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना सुनकर के वीर प्रताप के पापा यानी कि अमर सिंह घानिया कहने लगा, अच्छा किया बेटा तुमने इन्हें यहाँ रख लिया है। इतने में ही काव्या की बच्ची की रोने की आवाज़ें आ गई थी। काव्या अपने कमरे में चली गई थी। यह देख कर के और सुन कर के वीर प्रताप की माँ लावण्या जी कहने लगी कि यह सब क्या है बेटा। वीर प्रताप ने कहा, माँ बैठो आप, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। और फिर वीर प्रताप ने अपने मम्मी पापा को काव्या के बारे में सब कुछ बता दिया। इतना सुनने के बाद अमर जी और लावण्या जी यह बात सुनकर के पूरी तरह से हैरान हो गए थे कि इतनी कम उम्र में इतना दुख झेल लिया है इस बच्ची ने। और काव्या को बुला कर के उन लोगों ने कहा, बेटा तुम यहाँ अच्छे से रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हें मेरा बेटा पसंद करता है, क्या तुम मेरे बेटे के साथ शादी करना चाहोगी। इतना सुनते ही काव्या पूरी तरह से रोने लगी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी कि वीर प्रताप के मम्मी पापा भी उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वह हक्की बक्की होकर और बड़ी आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए हुए बस उनके तरफ देखे जा रही थी। उस वक्त अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी उसे। उसकी माँ कैसे उसे प्यार करती थी, उसके पापा कैसे छोटी छोटी खुशियाँ दिया करते थे। वह लोग इस बात को पूरी तरह से जान चुके थे कि इस वक्त काव्या क्या सोच रही है। और फिर वीर प्रताप की मम्मी कहने लगी, काव्या बेटा तुम जो सोच रही हो वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम इतना मत सोचो। हम लोग वैसे नहीं हैं, हम औरों की तरह नहीं हैं जो पैसे वाले लोग होते हैं, हम बहुत अलग हैं। और मेरा बेटा तुमसे शादी करने में खुश है तो हम भी उसकी खुशी में खुश हैं बेटा। उसकी खुशी के लिए तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। वह बहुत अच्छा इंसान है, वह तुम्हें पलकों पर बिठा के रखेगा, तुम्हें वह खुशियाँ देना चाहता है, वह तुमसे मोहब्बत करने लगा है। अगर तुम उसे नहीं मिली तो वह टूट जाएगा बेटा, इसीलिए कि इसके साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। वीर प्रताप पहले भी अपनी कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर चुकी थी। कितने सालों तक तो वह इसी ट्रॉमा में था। इसी की वजह से वीर प्रताप के पेरेंट्स उसके लिए इतना फिक्रमंद थे और वह काव्या को उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि काव्या में ही वीर प्रताप की खुशी थी। यह जान चुके थे, क्योंकि वीर प्रताप की आंखों में काव्या के लिए मोहब्बत साफ देखी जा सकती थी। माला भी ये बात सुनी तो वह बहुत खुश हुई और काव्या को माँ की तरह समझाने लगी थी। लावण्या जी भी बखूबी जानती थी कि काव्या को सहारे की ज़रूरत है, एक ऐसे सहारे की जो काव्या के अंदर से डर को ख़त्म कर दे। और देखते ही देखते वीर प्रताप और काव्या की शादी हो जाती है।
काव्या के लिए माला जी भी बहुत खुश थी कि काव्या अब सेफ जगह पर है और उसकी रक्षा करने के लिए वीर प्रताप जैसा इंसान है, क्योंकि वह भी वीर प्रताप को बहुत अच्छे से जानती थी। काव्या इस वक्त वीर प्रताप के कमरे में बैठी हुई थी और वीर प्रताप का इंतजार कर रही थी, बल्कि वीर प्रताप को वह भी पसंद करने लगी थी। लेकिन वह अपने पिछली ज़िंदगी के हादसे को भूल नहीं पा रही थी। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि वीर प्रताप कमरे में एंटर करता है और वह दरवाज़ा बंद करके काव्या के पास बेड पर आकर बैठ जाता है। काव्या का हाथ पकड़ करके उसके हाथों में अंगूठी पहना दिया और बोला, काव्या आप ठीक तो हो ना? इतना सुनकर काव्या कहने लगी हाँ, और वह काव्या का हाथ करके उसके हाथों को किस कर लेता है, काव्या के दुपट्टे को हटा देता है। काव्या इस वक्त दुल्हन के जोड़े में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा था। सुर्ख काली आंखें, लाल होंठ। वीर प्रताप तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सौभाग्यशाली समझ रहा था कि काव्या जैसे उसकी हमसफर मिली है। वह काव्या को अपनी बाहों में लेकर उसके माथे पर किस कर दिया। ये देखकर और महसूस कर काव्या वीर प्रताप से दूर होने लगी थी और डर भी रही थी। वीर प्रताप सब कुछ अच्छे से समझ रहा था कि इस वक्त काव्या क्या महसूस कर रही है और बोला, आप बहुत थक गई होंगी, आप सो जाइए, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। इतना सुनकर काव्या कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? वीर प्रताप उसके पास आकर बैठ के और कहने लगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप डरिए मत, मैं यहीं हूँ। इतना कह करके काव्या को अपनी बाहों में भर लेता है और काव्या उसकी बाहों में बहुत ज़्यादा ही सेफ फील कर रही थी और वह अपना सर वीर प्रताप के कंधों पर टिकाकर सोने लगी थी और वह कुछ ही देर में सो गई। यह देखकर वीर प्रताप के होठों पर स्माइल आ गई थी और वह बस काव्या के बालों को ही हाथों से फेरते हुए वह भी बेड से टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगा था और उसे भी थोड़े टाइम में ही आज सुकून की नींद आई थी। पर रात के आधी रात को काव्या चीखने लगी थी, नहीं मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। इतना सुनकर वीर प्रताप की आंखें खुल गई और वह देखता है कि काव्या इस वक्त बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो रही थी। वह उसे शांत कराता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर कहने लगा, काव्या बच्चा, आप मेरे पास हो, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल सेफ हैं, मेरे पास हैं। इतना सुनकर और देखकर काव्या पूरी तरह से शांत होने लगी थी और वह धीरे धीरे सो गई। यह देखकर के वीर प्रताप बिल्कुल ही परेशान हो गया था कि अचानक ये क्या हो गया है। वह सोचने लगा कि इतने दिन हो चुके हैं इस बात को, फिर भी अभी तक काव्या को अटैक पर, क्या यह ऐसे ही हर रोज़ होता है, हर रात होता है? वह बहुत ज़्यादा ही सोचे जा रहा था और वहीं काव्या वीर के गोद में ही सर रखकर सो रही होती है। सुबह के 9 बजे काव्या की आंखें खुली और वह देखती है कि वीर प्रताप के गोद में सो रही है और वीर प्रताप पेट से टेक लगा करके ऐसे ही सोया है। जैसे कि काव्या उठी, वीर प्रताप भी जग गया और काव्या से कहा, मेरा बच्चा आप ठीक तो हो ना? काव्या ने अपना सिर झुका करके हाँ में जवाब दी और वह कमरे से बाहर जाने को हुई, लेकिन वीर प्रताप उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा और अपने करीब कर लिया। काव्या पूरा हैरान थी और कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। वीर प्रताप यह सुनकर काव्या का हाथ छोड़ दिया और बोला, मुझे आपसे एक बात जाननी थी। काव्या बोली, क्या? वीर प्रताप बोला, कल रात को जिस तरह से पैनिक हो रही थी, क्या आप हर रात होती हैं? यह सुनकर काव्या कहने लगी, हाँ, मुझे हर रात ऐसे ही डरावने सपने आते हैं, जैसे कि मुझसे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे दर्द होता है, मैं हर रात तड़प तड़प कर सोती हूँ, सो नहीं पाती हूँ, रात को डर कर बैठ जाती हूँ, जैसे कि कल रात हुआ था। पर कल आप मेरे पास थे इसीलिए मैं सो रही थी, वरना हर रात मैं जाग कर ही गुजारा करती हूँ। इतना सुनते ही वीर प्रताप कहने लगा, काव्या बच्चा बहुत परेशान है, अब आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, मैं हूँ ना। उन दरिंदों को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा, उनको मैं कहीं से भी खोज निकालूंगा और उन्हें उसकी किए की सज़ा ज़रूर दिलाऊंगा। इतना कह करके वीर प्रताप ने काव्या को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को प्यार से हाथ फेरने लगा। काव्या अभी रोने लगी थी, उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है, वो तो बहुत सिसकियाँ भरने लगी थी। वीर प्रताप कहने लगा, प्लीज़ काव्या बच्चा ऐसे मत रोइए, मैं हूँ ना, और अब शांत हो जाइए, चलिए हमारी एंजल आपको ढूंढ रही होगी। ये वीर प्रताप काव्या के सामने एंजल का नाम इसलिए लिया कि काव्या शांत हो जाए और काव्या कहने लगी, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी बच्ची मुझसे एक दिन दूर है और मैं
उसे प्यार भी नहीं की। काव्या फौरन से बाहर आई तो देखती है कि अमर जी एंजल को सुला रहे थे। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।